तो जैसे जैसे एवेंजर्स डूम्सडे पास आता जा रहा है वैसे वैसे रूमर्स और वाइल्ड होते जा रहे हैं। डिटेल कहां कहां से निकल कर आ रही है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। ऐसे ही कई डिटेल में एक बहुत खतरनाक डिटेल निकल कर आई है। ये डिटेल डूम्सडे की स्टोरी या इस मूवी में क्या होने वाला है इस बारे में नहीं है। ये डिटेल है डूम्सडे की एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। और ये दोनों ही चीजें कुछ ऐसी होने वाली है जो कि शायद डूम्सडे को उस फॉर्मूला पर ले जाएगा जिस फॉर्मूला पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दो सबसे सक्सेसफुल मूवीज बनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के पैटर्न की ही बात कर रहा हूँ। पर क्या है ये पैटर्न और कैसे इन्फिनिटी वॉर डूम्सडे के लिए सक्सेस की चाबी बनने वाला है, आज इसी बारे में बात होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। हमने ये देखा है, ये एक क्लासिक है। तो हम सब जानते हैं कि अगर स्टोरी वाइज देखा जाए तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर बहुत ही बेटर मूवी थी एवेंजर्स एंड गेम के कंपैरिजन में। और ऐसा हो भी क्यों ना, इन्फिनिटी वॉर की पेसिंग काफी ऑन पॉइंट थी, वहां स्टोरीज काफी अच्छे से कैरी हो रहे थे और हर एक बढ़ते सब प्लॉट के साथ स्टेक्स बढ़ते चले जा रहे थे। वही इन्फिनिटी वॉर एक रेस अगेंस्ट टाइम के थीम को भी कैरी कर रहा था कि कौन थैनोस से पहले सारे इन्फिनिटी स्टोन्स तक पहुंचेगा। अब ये पैटर्न, ये एग्जैक्ट पैटर्न रूसो ब्रदर्स इंप्लीमेंट करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे पर, क्योंकि डूम्सडे भी टाइम रन्स आउट के ऊपर लूजली बेस्ड है, जो कि एक रेस अगेंस्ट टाइम जैसा ही कंसेप्ट है। और डूम्सडे को लेकर ये पहले ही कहा जा चुका है कि एक रेस टू लोकी मूवी होने वाली है। पर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो बात डूम्सडे को इन्फिनिटी वॉर से बहुत ज्यादा सिमिलर बनाने वाली है वो है कि डूम्सडे किस तरह से एंड होगी। तो रूमर्स की माने तो डूम्सडे की एंडिंग में सब कुछ खत्म होने वाला है। अब सब कुछ से मेरा एक्चुअली मतलब है सब कुछ। तो रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि मूवी में सारे यूनिवर्सेस फाइनली कोलाइड होकर खत्म हो जाएंगे और उस मल्टीवर्सल एनाइलेशन में कुछ नहीं और कोई नहीं बचेगा और उस तबाही के बीच हमें दिखेगा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डूम। अब इस रिपोर्ट का ऐसा कहना क्या बस एक इत्तेफाक है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि डूम्सडे की ये एंडिंग बता रही है कि हमारे हीरोज बुरी तरह से हारने वाले हैं और डूम का जो ग्रैंड प्लान था वो उसे एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाएगा। अब ये सुनने में कैसा लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर जैसा। इन्फिनिटी वॉर इसलिए अलग तरह से हिट की थी क्योंकि हमने एवेंजर्स को पूरी मूवी में देखा उस इनएविटेबल को टालने की कोशिश करते हुए, जो कि आखिर में हो ही गया। और वो इतिहास फिर से दोहराने वाला है, बस और भी बड़े स्केल पर और बड़ी ब्रुटैलिटी के साथ। और डूम का जीत जाना और हीरोज का हार जाना एक ऐसा क्लिफ हैंगर क्रिएट करेगा जो हमारे मन में भी ये सवाल पैदा कर देगा कि अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है। तो डूम्सडे की एंडिंग के लिए तो रूसो ब्रदर्स ने अपनी पिछली सबसे भरोसेमंद स्टोरी की स्टाइल को उठाया है और ऐसा हो भी क्यों ना। पर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमें सच में इन्फिनिटी वॉर पर एक मल्टीवर्सल लेवल देखने को मिलने वाला है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, एक नया सवेरा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर के कंसेप्ट का कट कॉपी पेस्ट होने वाला है तो इसमें नया क्या होगा फिर? तो आओ अब वही बताता हूँ। तो डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में अब रूमर्स आ चुके हैं दोस्तों। अब क्योंकि ये सिर्फ रूमर है तो इसे पिंच ऑफ सॉल्ट की ही तरह लेना, ये नहीं कि कमेंट में लिखने लग जाओ कि भाई स्टोरी बता दी पूरी। पर इस रूमर के हिसाब से पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखेंगे एक नई दुनिया जो कि मोस्टली 17th सेंचुरी पर बेस्ड होगी। चारों तरफ का माहौल काफी पीसफुल होगा, लोग और बच्चे खुशी से खेल रहे होंगे और सोसाइटी फ्लरिश कर रही होगी। और फिर शॉर्ट जूम आउट होगा और होराइजन के पास हमें एक ग्रीन क्लोक में डूम दिखेगा, ये सिग्निफाई करते हुए कि ये नई दुनिया डूम ने ही बनाई है, जहां डूम के बगल में सू स्टॉर्म खड़ी होगी और फ्रैंकलिन भी। पर सू के बगल में एक छोटी सी ब्लॉन्ड बच्ची भी होगी, यानी कि वलेरिया रिचर्ड्स। अब इसी वलेरिया रिचर्ड्स वाले पॉइंट की ही वजह से हम कह रहे हैं कि इस पे बस थोड़ा सा कम भरोसा करना। पर जिस तरह का ये पूरा सीन एक्सप्लेन किया गया है, ये सुनने में कैसा लग रहा है आपको? क्या आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो? अगर नहीं तो मैं नोटिस करवाता हूँ। आप याद करो थैनोस के स्नैप के बाद वाला सीन, हमें एक नया प्लेनेट, एक नई दुनिया दिखती है जो कि थैनोस का फाइनल रिट्रीट है और वो एक नई सुबह के साथ बैठा हुआ होराइजन को देख रहा होता है। वहाँ का टोन काफी पीसफुल है और थैनोस के जरिए ये सिग्निफाई करवाया गया है कि जो प्लान थैनोस का था वो पूरा हुआ। ये सेम थीम इस डूम्सडे वाले पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए भी कहा जा रहा है। एक नई दुनिया, चारों ओर शांति और खुशहाली और दूर कहीं खड़ा एक कैरेक्टर जिसने जो ठाना था वो उसने फाइनली पूरा कर दिया। आपकी तरह नहीं जो अपनी क्रश से भी बात नहीं कर पा रहा है। तो सिमिलैरिटीज तो बहुत ही अलग लेवल पर जा रही है
डूम्सडे और इन्फिनिटी वॉर की। पर यहाँ एक छोटी सी डिटेल है, एक छोटी सी डिटेल जो डूम्सडे को इन्फिनिटी वॉर से अलग बनाने वाली है, और ये डिफरेंस है थैनोस और डूम के पर्सपेक्टिव में। थैनोस यूनिवर्सल बैलेंस को अपनी जिम्मेदारी मानता था और इसीलिए अपना काम पूरा करने के बाद वो जमीन पर बैठ गया। एक सादगी है यहाँ, एक थकान से राहत मिलने वाली फीलिंग के साथ। पर डूम मल्टीवर्स के बैलेंस को अपना राइट, अपना हक और अपनी सोवर्निटी मानता है। वो इसे जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक डिवाइन बर्डन मानता है जो सिर्फ वही पूरा कर सकता है। इसीलिए थैनोस जीतने के बाद भी ग्राउंडेड रहा और डूम जीतने के बाद एम्परर बन गया। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है दोस्तों, पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। थैनोस सब करके भी एक किसान बना रहा और डूम सब करने के बाद भी एक सेल्फ प्रिज्यूम्ड गॉड एम्परर बनेगा। अब वही जो इस मूवी का दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है वो सीक्रेट वॉर्स के लिए कुछ बहुत ही बड़ा सेटअप करने वाला है। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, यूनाइटेड वी स्टैंड। तो दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर ये रूमर है कि इसमें हम देखेंगे कि अब डूम्सडे के इवेंट को 8 साल बीत चुके हैं और एक एक्सप्लोरर्स की टीम को एक राफ्ट शिप मिलती है। तभी सारे सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं और तब पता चलता है कि इस शिप के सर्वाइवर्स अभी तक जिंदा हैं और अब वो सर्वाइवर्स एक एक करके बाहर निकलते हैं। और इन सर्वाइवर्स में है रीड रिचर्ड्स, शूरी, स्टार लॉर्ड, कैप्टन मार्वल, वोंग, साइक्लोप्स, स्टॉर्म, आइसमैन, सैम विल्सन, बीस्ट, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, येलेना, बकी, घोस्ट और यूएस एजेंट। अब इन सर्वाइवर्स की लिस्ट में और भी कुछ नाम थे पर वो हमने यहाँ से हटा दिए क्योंकि उनका इस राफ्ट में दिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये डिस्क्रिप्शन है हमारे सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन का। अब टेक्निकली पोस्ट क्रेडिट सीन इन्फिनिटी वॉर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, पर इसके कुछ इंस्पिरेशंस कॉमिक्स से जरूर लिए गए हैं, जैसे राफ्ट का ठीक 8 साल बाद खुलना, जहां कॉमिक्स में भी हमने देखा था कि सर्वाइविंग हीरोज 8 साल बाद ही बैटल वर्ल्ड में आते हैं। वहीं इस पूरे सर्वाइविंग हीरोज वाली लिस्ट में रीड, साइक्लोप्स, ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन ये वो नाम हैं जिनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं यहाँ सीक्रेट वॉर्स में। तो हम तो ये जरूर चाहेंगे कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन वाला रूमर बिल्कुल सच निकले, जो सीधा सीधा ही डिक्टेट कर दे कि अब हम अगली मूवी में किन लोगों को एक्शन में देखने वाले हैं। और फिर ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन जैसा लगने लगेगा, जहां निक फ्यूरी कैरल को मैसेज भेजता है और हमें आइडिया लग जाता है कि अब एंड गेम में हम कैप्टन मार्वल को एक्शन में देखने वाले हैं। पर अब आते हैं हम एक कंक्लूजन की तरफ, क्योंकि ये देखना जरूरी है कि क्या ये रूसो ब्रदर्स का सही फैसला है या नहीं। हमारा अगला पॉइंट है कि पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं है। अब डूम्सडे को इन्फिनिटी वॉर के पैरेललिज्म पर बनाना खुद में कोई गलत डिसीजन नहीं है दोस्तों। देखा जाए तो मार्वल की अभी जैसी हालत चल रही है मूवीज को लेकर, तो इस हालत में वो तो यही चाहेंगे कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रक्चर मिल जाए जिसने पहले धूम मचा दी थी। और इन्फिनिटी वॉर का स्ट्रक्चर इस तरह के डिमांड के लिए बहुत ही ऑप्टिमम चॉइस है। इन्फिनिटी वॉर के स्ट्रक्चर में सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है। यहाँ पर टीम अप है, इंटेंस सब प्लॉट्स है, रीयूनियन है, बैक टू बैक हाई पेस बैटल्स हैं, इमोशनल स्टेक्स, कॉस्मिक स्टेक्स हैं, एक इनएविटेबल थ्रेट है। इन शॉर्ट इन्फिनिटी वॉर एमसीयू की वन ऑफ द परफेक्ट मूवीज में से एक थी। और मार्वल को ये लगना कि इन्फिनिटी वॉर वाला जादू फिर चल जाएगा, ये कोई गलत बात नहीं है। पर पता है इसमें एक ही इशू है, और वो इशू एक्चुअली में बहुत वेट कैरी करता है, और वो है नैरेटिव मैच्योरिटी। इन्फिनिटी वॉर इसलिए बनी क्योंकि उसकी कहानी पूरे 10 साल तक कुक की गई। उसका लोर, उसका नैरेटिव बहुत मैच्योर हो चुका था, और डूम्सडे इस फ्रंट पर बहुत ही शॉर्ट हैंडेड है। और ये कुछ ऐसा है जिसने मैं श्योर हूँ कि रूसो ब्रदर्स की भी नींद उड़ा दी होगी कि वो इतने ज्यादा कम बिल्डअप पे ही इतना सब कुछ कैसे खड़ा कर देंगे। तो अब देखते हैं कि क्या डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर का जादू दोबारा से एक बड़े स्केल पर पुल ऑफ कर पाएगा। पर अभी आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस वाइल्ड डिटेल के बारे में। क्या आप मार्वल को जज करोगे अगर मार्वल इन्फिनिटी वॉर के टेम्पलेट को फिर से यूज करेगा, या आप चाहोगे कि मार्वल इसी रास्ते पर चले? आइए इसके बारे में कमेंट से डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।